चलिए, कहां तक खेला खेला जा चुका था? एसिडिक स्ट्रेंथ में ये बातें हो गई थी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग। ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको जवाब देना है। लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। ये लीजिए, अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लीजिए, पहले इन क्वेश्चंस को सुलटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी ने भी दिए हुए हैं, एक बहुत सीरीज बनाई हुई है, उनको भी आप सॉल्व करेंगे, और उसके नीचे भी बहुत खतरनाक बातें एनसीईआरटी ने लिखी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चंस कहां कहां एसिडिक स्ट्रेंथ के दिए हुए हैं एनसीईआरटी में? एक तो चैप्टर अल्कोहल के अंदर दिए हुए हैं, अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन किया है, फिर फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन किया है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में उसके एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन किया है। उसके अलावा कहीं कोई डिस्कशन नहीं है। एनसीईआरटी ने केवल इन्हीं चैप्टर्स में एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें की हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर। बताइए क्या क्या आंसर यहां पर हमारे सामने रहेंगे? ये तीनों क्वेश्चंस अल्कोहल वाले चैप्टर को कवर कर देंगे। पहले वाले में आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब देखो, सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड है,
तो इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस और उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे कार्बोक्सिलिक हैं, वो तो सभी में है। तो आप देखो जो ग्रुप लगा हुआ है उसके क्या यहाँ पर हालात रहने वाले हैं। हाइड्रोजन नील बटे सन्नाटा, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट, प्लस आई, यहाँ पर फ्लोरीन की वजह से माइनस आई, यहाँ क्लोरीन की वजह से माइनस आई, यहाँ ब्रोमीन की वजह से माइनस आई, यहाँ आयोडीन की वजह से माइनस आई, यहाँ पर दो दो क्लोरीन माइनस आई, यहाँ पर तीन तीन क्लोरीन माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, हाँ या ना। देखिए माइनस आई किस पर डिपेंड करता है, डीएनपी, डिस्टेंस नंबर पावर। क्लियर, सभी में गौर से देखो, डिस्टेंस माइनस आई लगाने वालों की सेम है, यस, अगले ही कार्बन पर है, तो डिस्टेंस सब में क्या है, सेम। फिर क्या देखेंगे, नंबर, यहाँ 3 यहाँ 2, बाकी सब में 1 1, तो यहाँ माइनस आई सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ नंबर 8। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें, यहाँ 3 माइनस आई वाले और इसमें कितने हैं, 2, तो फिर हमारे सामने आएगा 7। क्लियर, अब देखो 1 1 1, तो नंबर क्या हो चुके हैं, सेम, देन पावर कि किसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, और आप जानते हैं फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा, और क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा, और ब्रोमीन की आयोडीन से ज्यादा। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फिर हमारे सामने ये चलेगा, नंबर कौन सा आ जाएगा, 3rd, फिर कौन सा आएगा, 4th, फिर कौन सा आएगा, 5th, और फिर कौन सा आएगा, 6th। अब ये तो प्लस आई लगाकर डिस्टेबलाइज करेगा कॉन्जुगेट बेस को, तो कौन आएगा, 1st, और फिर कौन सा आ जाएगा, 2nd। ये लीजिए, ये हमारे सामने एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन रहेगा। और आप जानते हैं नीट अगर इजी पेपर बनाएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पर बात करेगा, आप कितने भी हाई फाई कर लीजिए, हमें नीट के रेंज में रहकर ही बातें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात है बताइए। देखिए यहां से कैसा इफेक्ट लगाएगा, ये माइनस आई, यहां से भी कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई, और यहां से भी कैसा लगाएगा, माइनस आई। इस बार डिस्टेंस का वेरिएशन दिया हुआ है। क्लियर, सबसे ज्यादा माइनस आई यहां से लगेगा, नजदीक से। इंडक्टिव इफेक्ट चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा आई इफेक्ट सेकंड में लगेगा, फिर किस में लगेगा, 3rd में, फिर किस में लगेगा, 4th, और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, 1st, क्योंकि यहां पर एल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई। एग्री करते हो नहीं करते हो। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे सामने एल्कोहल्स आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, एल्कोहल्स हमारे सामने आ चुके हैं, एंड वी हैव टू कंपेयर देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। बताइए सबसे ज्यादा यहां से माइनस आई लगेगा, यस, यहां से 2 2 का माइनस आई लगेगा, यस, 2 2 का माइनस आई लगेगा, और यहां से आप जानते हैं कितने माइनस आई वाले हो जाएंगे, 3 होंगे कि नहीं होंगे, यस, तो सबसे ज्यादा रहेगा 4, उसके बाद कौन सा रहेगा, 3, उसके बाद 2, और उसके बाद 1। एग्री करते हैं, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता है, फर्स्ट का ज्यादा रहेगा या सेकंड का, फर्स्ट का ज्यादा रहेगा या सेकंड का, फर्स्ट का ज्यादा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि केवल और केवल कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई, केवल और केवल कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। देखिए माइनस आई लगाने वालों की डिस्टेंस क्या है, सेम, और अगर अपन बात करें नंबर भी कितने फ्लोरीन है, 3, कितने क्लोरीन है, 3, नंबर भी क्या है, सेम, पावर। फ्लोरीन क्लोरीन का पापा होता है माइनस आई लगाने में, क्यों, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल का टॉपर है, ये क्या है, टॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए यहां प्लस आई वाले लग रहे हैं क्या, यस, आपको बताया था प्लस आई में कौन सा रूल चलता है, DBN, कौन सा चलता है, डिस्टेंस ब्रांचिंग नंबर, है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, यहां तो गजब की ब्रांचिंग है, ये देखिए, है कि नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई, इसमें प्लस आई सबसे ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो 2 ब्रांचिंग है, एक ये रहा और एक ये रहा। क्लियर, फिर हमारे सामने आने वाला है नंबर कौन सा, 3rd, ये प्लस आई इन दोनों में ज्यादा है। अब इनमें देखें तो ब्रांचिंग दोनों में क्या है, सेम, लेकिन नंबर आप देखोगे तो कितने कार्बन है, 2, और उसमें कितना है, 1। इथाइल का प्लस आई मिथाइल से ज्यादा होता है, तो फिर हमारे सामने आएगा 2nd, और सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा, 1st। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। सो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल भी करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें नीट क्रैक करना है और नीट के लेवल पर बातें करनी पड़ेंगी। पता चला भारी से भारी क्वेश्चन हम कर गए और नीट में आया क्वेश्चन नहीं बना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। कहां जाके रोएंगे कि देखो हमने तो इतने टफ टफ क्वेश्चंस किए थे। नहीं, मेरे पास आने से मैं कोई मेडिकल सीट थोड़ी दिला दूंगा, हमें तो बस नीट क्रैक करना है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना इजी है और कितना टफ। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के बीच में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा एसिड बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। ये हमारे सामने है फॉर्मिक एसिड नंबर 1। फिर हमारे सामने रहेगा एसिटिक एसिड,
इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। फिर अगर अपन बात करना चाहें नंबर थर्ड पर, हमारे सामने आने वाला है, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। नंबर 4 पर हमारे सामने आएगा मेलोनिक एसिड। हमें इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे लोग इसको पहले से ही जानते हैं। नहीं, इसके आंसर याद है। हाँ, कौन सा एसिड बोलते हैं इसको? मेलेइक एसिड। फिर हमारे सामने कौन सा एसिड आने वाला है? फ्यूमेरिक एसिड। ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, एक सिस कॉन्फ़िगरेशन में है, दूसरा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है, बस इतना सा फर्क है। ये हमारे सामने है फ्यूमेरिक एसिड, एक है मेलेइक एसिड और एक कौन सा है? फ्यूमेरिक एसिड। एंड वी हैव टू कंपेयर देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आता रहता है भाई, ये क्वेश्चन आता रहता है, इसके आंसर्स भी आप लोगों को क्या है? याद है, लेकिन फिर भी हमें इसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करना है। काफी कंपटीशन एग्जाम्स में इसको पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। फिक्स होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, केमिस्ट्री में क्वेश्चंस फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कार्बन घटा दिया बढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास पी के ए वैल्यू नहीं होगी आप कोई मतलब नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कोई कंपैरिजन नहीं करवा सकते। जितने भी थ्योरेटिकली जो आपको लग रहा है कि दनादन दनादन सोच सोच के लिख रहा है, सोच सोच के नहीं लिख रहा हूं, पता है पहले से कि खुद से बना बना के लिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। याद है दिमाग में, पीके वैल्यू याद है, अगर वो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन होता है तो ही कंपैरिजन किया जाता है उनका। क्या दिमाग दे दूं? इतना मेरा भी नहीं चलता है। मांगना है तो किसी अच्छे इंसान का तो मांगो, राक्षसों। मास्टर वाला दिमाग वैसे खत्म हो चुका होता है। हाँ, नीट केमिस्ट्री में तो चल जाएगा, बायोलॉजी में मेरा नहीं चलता है, फिजिक्स में भी चलता है भन्नाटेदार, बायोलॉजी में नहीं चलता है, और बायोलॉजी दोनों के बराबर है, बायो में तो हमारा ही बहुत चल जाता है। तुम घूम फिर के बायोलॉजी के एक चैप्टर तक पहुंच जाते हो, हर कोई बस उसी चैप्टर पर आ जाता है, राक्षस। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? क्वेश्चन नंबर 12, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए? थर्ड, उसके बाद फोर, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखिए बहुत सारे बच्चों को यहाँ ये लगता है कि सर ये तो 2H+ दे सकता है ना, कितने H+ दे सकता है ऐसे मैटर नहीं करता है। आप जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज अबाउट इजी डोनेशन ऑफ H+। क्लियर? कौन जल्दी H+ देगा? ऐसे तो H2SO4 और HClO4 में से कौन ज्यादा एसिडिक हो जाता है? HClO4, सॉरी H2SO4, क्योंकि वो 2H+ देता है, तो कितने देता है ऐसे फर्क नहीं है। आप बताइए, यहां पर यहां से H+ निकालेंगे, यस, यहां भी हम यहीं से H+ निकालेंगे, यस, यहां पर इन दोनों में से डिसाइड कर लो कहां से निकालने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए हम यहां से H+ निकालेंगे, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा है, यहां पर भी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे सामने है। अब बाकी जो जुड़ा हुआ है उसके बारे में देखेंगे हम। यहां पर ये नील बटे सन्नाटा, ना प्लस आई ना माइनस आई। आप जानते हैं एल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। आप जानते हैं ये ग्रुप जो यहां पर आपने जोड़ा है, क्या ये एल्काइल ग्रुप है? नहीं। क्या ये एनायन है? नहीं। तो एल्काइल और एलाइन का तो कैसा लगता है? प्लस आई, तो इसका डेफिनेटली कैसा लगेगा? माइनस आई। आप बताइए ये जो ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है, इस क्या ये एल्काइल ग्रुप है? नहीं। क्या ये एनायन है? नहीं। तो फिर कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। और माइनस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो माइनस आई क्या लगेगा? कम। और यहाँ डिस्टेंस क्या है? कम, तो माइनस आई क्या लगेगा? ज्यादा। इसलिए सबसे ज्यादा थर्ड, फिर फोर्थ, इन दोनों में फर्स्ट, क्योंकि सेकंड में प्लस आई लग रहा है, कम कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है मेलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। मेलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, क्या आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ का? मैं आपको बता दूं ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। क्या हैं?
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर आपसे पूछे इसमें सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि ट्रांस, yes definitely in this case cis form is more stable as compared to trans. normally कौन ज्यादा स्टेबल होता है ओपन चेन में, ट्रांस, बट इन दिस केस cis there is hydrogen bonding। बात हो चुकी है अपनी आप पहले भी। तो यहां पर देखिए इसकी अनडिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अनडिसोसिएटेड का मतलब होता है बेटा जब इसने अभी H+ दिया भी नहीं है। ये देखिए यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू दिस बॉन्ड पोलैरिटी। यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। क्या यहां पर आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी? यस देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर ये दोनों ग्रुप रिपेल नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर? सिस की स्टेबिलिटी तब गिर जाती है जब वो ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यहां पर वंडर वाल फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं है, अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है। क्लियर? चलिए अब हमें तो सर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करनी है, आप कहां हमें इन दोनों की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन? क्या इन दोनों की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन से हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे? नहीं नहीं, कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्जुगेट बेस। देखिए क्वेश्चन कैसी भी वैरायटी का आपसे पूछा जा सकता है, इसी से मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं? मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ के अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का स्टेबिलिटी पूछ सकता है, फिर इनके कॉन्जुगेट बेस का भी स्टेबिलिटी पूछ सकता है। चलिए अगर अपन यहां पर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाए, क्या बनाए? कॉन्जुगेट बेस। तो बताइए H+ हटेगा? हटेगा। हम इस वाले H+ को हटाना चाहते हैं, इसको H को हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एंगेज्ड है। अगर हमें इसको हटाएंगे H, तो यहां क्या बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? यस। अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मामला रहेगा। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख देता हूं, इससे आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेगा। ये हमारे सामने कॉन्जुगेट बेस बनकर आएगा कि नहीं बनकर आएगा? यस। क्लियर? आप बताइए यहां पर कैसा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। यहां पर कैसा है? पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि यहां भी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। यस, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग आपको दिखाई देगी। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। बताइए इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाती है या घटाती है? बढ़ाती है या घटाती है? डिपेंड करता है, बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहां पर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, यस, लेकिन कॉन्जुगेट बेस के अंदर बेटर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? बेटर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। बेटर इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। यानी कि यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखिए एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कॉन्जुगेट बेस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट कॉन्जुगेट बेस के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एसिड से भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर अट्रैक्शन है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहां अट्रैक्शन है पार्शियल पॉजिटिव एंड फुल नेगेटिव। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? बेटर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये अट्रैक्शन। क्लियर? तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपके एसिड के अंदर भी है और कॉन्जुगेट बेस के अंदर भी है, लेकिन कॉन्जुगेट बेस में बेटर एच बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू एसिड। सच टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसी एच बॉन्डिंग डेफिनेटली एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती हुई नजर आएगी। नीचे वाले की भी तो बात कर लो सर। अगर यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। बताइए कहां से H+ हटाएं? सर यहां से तो कोई सा भी हटा लो, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। मान लीजिए अगर अपन ने यहां से हटा दिया है तो ये हमारे सामने बनकर आएगा। यस, ध्यान से सुनते रहना मेरी बातों को, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर दिखाई देने वाली है। अगर मैं इसको बोल देता हूं फर्स्ट, इसको बोल देता हूं सेकंड, दोनों में H+ निकल चुका है। यस, इफ यू वांट टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ then you have to check the stability of conjugate bases। यानी कि हमें इनकी स्टेबिलिटी चेक नहीं करनी है, इनके conjugate बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है कि किसका conjugate बेस ज्यादा स्टेबल है। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट जो है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकंड। ये भी एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, गौर से देखो, ये भी एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फर्क कितना सा है, इसमें डबल बॉन्ड सिस में है और इसमें डबल बॉन्ड ट्रांस में है, बट स्टिल सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकंड। अगर मैं आपसे इतना सा पूछूं कि आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए, क्या बता दीजिए? स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट का एंड सेकंड का। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, देन यू विल से फर्स्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। हाँ या ना? यस।
डेफिनेटली। तो अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो जाहिर सी बात है जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। आगे आंसर हमारे सामने। फिर अभी एक H प्लस और दे सकता है, आप जानते हैं ये हमारे सामने एक H प्लस और दे सकता है क्या? यस। अब की बार ये H प्लस हटेगा, आप बड़े आराम से देखते रहना, कहीं पर कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। कई बार तो आप ना फालतू में परेशान होते रहते हैं, क्वेश्चन बहुत हल्का होता है और हम फालतू के एक्सप्लेनेशन के पीछे क्वेश्चन को मुश्किल बना लेते हैं। यहां पर भी अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने डाई एनाइन बनेगा। यस। अब की बार बताओ सिस फॉर्म में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? रिपल्सन। पहली बात, दोनों बल्कि ग्रुप कहां पर हैं? सेम साइड। और इस बार ये बल्कि ग्रुप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ऊपर से नेगेटिव चार्ज हो रहे हैं। सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? रिपल्सन। अगर अपन बात करें इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाने की, किसकी बात करें? इसके कॉन्जुगेट एसिड बनाने की, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड किसमें है? ट्रांस में। यहां पर भी डाई एनाइन हमारे सामने बनकर आएगा। ये दोनों से फिर से जो बनकर आए ये एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बस फर्क ये है ये सिस में है और ये किसमें है? ट्रांस में है। अब की बार बता सकते हो अगर मैं इसको लिख देता हूं थर्ड और इसको मैं लिख देता हूं फोर्थ, देन यू कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। यस, राइट नाउ इट इज सिस, इट इज ट्रांस। गौर से देखो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। इस बार अगर अपन कंपैरिजन करना चाहें तो बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। आई थिंक स्टेबिलिटी इस बार किसकी ज्यादा होनी चाहिए? 4 की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एज कंपेयर टू थर्ड। क्लियर है? अगर हमसे इसको यहां ले जाने की बात करें और इसको यहां ले जाने की बात करें तो हमसे पूछे कि बताइए दूसरा H प्लस कौन जल्दी देगा, मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक? डेफिनेटली फ्यूमेरिक। देगा कि नहीं देगा? क्योंकि यहां से यहां जाने पर इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है और इसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको एक्सप्लेन कर सकती है। एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई, इसके लिए तो यही एसिड है कि नहीं है? एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उसके कॉन्जुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इस टाइप की H बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करती है। अगर एसिड के अंदर है और कॉन्जुगेट बेस के अंदर नहीं है तो सच काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ या ना? चलिए, तो अगर हमसे पूछे कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कौन सा ज्यादा एसिडिक है? मैलिक। पहला H किसने जल्दी दिया इससे डिसाइड होता है, और पहला H किसने जल्दी दिया है? मैलिक एसिड ने जल्दी दिया है। कल अगर इनका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का कंपैरिजन करवा ले, मान लीजिए इसको बोल दे Ka1 और इसको क्या बोल दे? Ka1 डैश। बता सकते हैं व्हाट विल बी द रिलेशन? यस, Ka1 विल बी ग्रेटर देन Ka1 डैश। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस। यहां पर लिख दे Ka2 और यहां पर लिख दे Ka2 डैश। कंपेयर कर सकते हो? यस, Ka2 डैश इज ग्रेटर देन Ka2। हाँ या ना? यस। ये हमारे सामने कंपैरिजन हो चुका है। कई बार क्या करता है ये दोनों दे देता है और बोलता है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां से यहां जाने पर क्या रहेगा? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी? बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। छापिए, आगे बढ़ेंगे। तो कुछ भी पूछ सकता है, वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की स्टेबिलिटी पूछ सकता है, या फिर वो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है, या फिर वो स्टेटमेंट टाइप डाल सकता है कि मैलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। यस, बिल्कुल सही है, उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो H बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है। लेकिन फ्यूमेरिक एसिड के केस में उसका कॉन्जुगेट बेस H बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड नहीं है। H बॉन्डिंग की वजह से ही तो सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है, किससे? ट्रांस से। वरना तो नॉर्मली कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका दादा है? मैलिक। और सेकंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फ्यूमेरिक। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है भाई। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमें बता के नहीं डालेगा। क्या इस बार पहले बताया था स्टेटमेंट आएगी? नहीं बताया था। क्या पता AR क्वेश्चन आ जाए।
और मान लीजिए अगर अनाउंसमेंट उसने की और 15 दिन पहले 20 दिन पहले की, तो पूरा सिलेबस वापस रिवाइज थोड़ी होगा हमसे। कई बार हम ऑर्गेनिक में, पर्टिकुलर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के अंदर हम आंसर ओरिएंटेड होकर चलते हैं कि बस आंसर तक पहुंच जाए। और आंसर तक पहुंचने को तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको आंसर पता है तो एक्सप्लेनेशन तो मनगढ़ंत भी हो जाती है, जिनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। राक्षस डबल बॉन्ड बना, हाँ, ये बीच में डबल बॉन्ड जरूर बनाए, वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड पर मॉलिक्यूल घूमने लगेगा, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनने लगेंगे उसके, तो वहां पर एच बॉन्डिंग लेस इफेक्टिव आएगा आइसोमर, इसके बाद जीओ के बाद आइसोमर आएगा। खत्म तो जब तुम चाहो तब हो जाएगा, शुरू हुए 15 दिन भी नहीं हुए, खत्म कब होगा? खत्म करने के लिए फिर दौड़ने लगूंगा, फिर तुम बोलोगे कि समझाओगे कब? अभी तो नोट्स ही बनवाए आपने, सुलटा दिया है क्या? चलिए, तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे सामने आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स, जो चैप्टर फिनोल के अंदर हम जाएंगे और वहां से भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ की ढेर सारी बातें करने वाले हैं। चलिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स। सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स के बारे में हम बात करेंगे, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे। यहां पर कम से कम लिख तो दो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। फर्स्ट एसिड कहां से पहला एच कौन देगा? मेलेक। के ए से वैसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, के ए ने सारी बातें ही क्लियर कर दी। ये लो, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल में पहला क्वेश्चन, ये हमारे सामने है फिनोल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आता रहता है और आता रहेगा। मेटानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में कुछ बातें खास हैं जिन पर हमारा डिस्कशन आज रहेगा। एक तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता है एच बॉन्डिंग से, दूसरा इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी फर्क पड़ता है एच बॉन्डिंग से। तो दोनों बातें हम यहां पर करने वाले हैं। इसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। हालांकि इसमें कोई एसिड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन ये कुछ एसिड से भी आगे निकल जाता है। इसके एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा होती है, इसीलिए मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि भले ही इसके अंदर एसिड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा है। तो इसको इज्जत दी गई है एसिड लगा के पीछे, कि भले ही तो एसिड नहीं है, लेकिन तेरी एसिडिक स्ट्रेंथ बाकी एसिड से भी क्या है? ज्यादा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। आ सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, और आप जानते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बढ़िया बना के सुलटा जाएगा वो, लेकिन हमारे इजी भी सही होने चाहिए। ये नहीं कि टफ वाले तो हम सुलटा ले गए, इजी वाले में हम सुलट गए। चाहे इजी हो चाहे टफ हो, नंबर 4 ही देकर जाए। बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर? देखिए, अपना जनरल रूल वही चलेगा, आर फिर एच और फिर आई। एच में आज से हम दो बात देखेंगे फिनोल के केस में। एक तो एच का मतलब क्या होता था? हाइपर, और आज से एच का एक मतलब क्या हो जाएगा? एच बॉन्डिंग। यानी कि एच बॉन्डिंग को रेजोनेंस के बाद और इंडक्टिव से पहले देखना है। क्लियर हो जाएंगे आपको सारी बातें। चलिए,
अब हम बात करना चाहते हैं, बताइए यहां पर NO2 का कैसा इफेक्ट लगेगा, -R। यहां से NO2 कैसा इफेक्ट लगाएगा, -I। क्लियर। यहां से NO2 कैसा इफेक्ट लगाएगा, -R। यहां से कैसा इफेक्ट लगाएगा, -R। और माइनस वाले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, कॉन्जुगेट बेस को क्या करेंगे, स्टेबलाइज। हाँ है ना। चलिए यहां से भी कैसा इफेक्ट लगेगा, -R और -R हमारे सामने लगने वाले हैं। अब सुनना ध्यान से, बताइए इसके अंदर कितने -R हैं, 3। इसमें टोटल 3 -R वाले ग्रुप हैं। देखो किसी और में है क्या 3 -R वाले, नहीं। तो R ने डिसाइड कर दिया है ये सबसे आगे आएगा। तो सबसे आगे हमारे सामने कौन सा आएगा, 7। बताइए 7 की टक्कर में कोई है, नहीं। फिर देखिए इसमें, चलिए 6 ले लो, ये हमारे सामने क्या है, 6। बताइए इसमें कितने -R है, 2। किसी और में 2 -R है क्या, नहीं। तो जब तक R डिसाइड कर रहा है करने दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमारे सामने आ जाएगा नंबर 5। एग्री करते हैं, यस। क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? क्या यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन नहीं देखना जब तक R डिसाइड कर रहा है। पहले क्या देखना है, R, फिर H पर आएंगे जब R बराबर हो जाएगा तब। चलिए नेक्स्ट बताइए यहाँ पर कितना -R है, 1। यहां पर भी कितना -R है, 1। -R क्या हो गया, बराबर। अब R डिसाइड नहीं कर सकता, और R डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही नहीं है। बताइए फिर क्या ख्यालात है। अब R के बाद क्या देखेंगे, H का मतलब या तो हाइपर या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर अपन बात करना चाहें तो NO2 आप जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन करता नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन केवल एल्काइल ग्रुप्स का होता है ना। तो फिर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता, आप जानते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको 2 तरीके से बर्बाद करती है। एक तो इसका क्या कम करती है, बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम करेगी। बताइए एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यस। और इसके कॉन्जुगेट बेस में H बॉन्डिंग होगी क्या, नहीं। अगर एसिड में H बॉन्डिंग है और कॉन्जुगेट बेस में H बॉन्डिंग नहीं है, तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर अपन बात करना चाहें तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है, कम। आप देखिए अगर अपन बात करें, इट्स एसिड इज H बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड बट इट कॉन्जुगेट बेस इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके डिसोसिएशन का अपोज करेगा, इसको इजीली डिसोसिएट नहीं होने देगा। इजीली डिसोशिएट नहीं होने देगा। आप ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन H बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए आसानी से नहीं निकलेगा। टेक्निकल टर्म तो यही है कि इसके डिसोसिएशन को फेवर नहीं करेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके डिसोसिएशन को क्या करेगा, स्लो करेगा। अगर स्लो करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी, आप बताइए। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी डेफिनेटली। तो आप बताइए, ये हमारे सामने है पैरानाइट्रोफिनॉल और ये हमारे सामने है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बोला, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैं कम कर दूंगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई दिखाई देने वाला नहीं है ना। तो लीजिए फिर हमारे सामने कौन सा आ जाएगा, नंबर 4। फिर कौन सा रहेगा, सेकेंड, है ना। अब यहां तो कैसा है, -I, और यहां नील बटे सन्नाटा। तो -I वाला बोलेगा कुछ ना कुछ तो मैं भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा। तो ये हमारे सामने फाइनल ऑर्डर आता है। क्या आता है, फाइनल ऑर्डर। देखिए हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कब देखा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है क्या, है। सर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है क्या, है। लेकिन जब तक R डिसाइड कर रहा है करने दीजिए, वरना फिर पीके वैल्यू लिखने लग जाऊंगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आप जानते हैं पीके वैल्यू याद नहीं होंगे हमें, कितने एसिड्स की पीके वैल्यू याद करेंगे हम, सुलटा दिया है क्या, यस। अब हमारे पास 2 बातें आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में और पैरानाइट्रोफिनॉल में। सबसे पहले तो इनका आता है एसिडिक स्ट्रेंथ, इन दोनों का ही पर्टिकुलर। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में किसकी ज्यादा होती है, पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होती है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। एग्री करते हैं, यस बिल्कुल सही। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, मैं आपको ढेर सारी हिंट दूंगा, कहीं ना कहीं से तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल का, यस। पैरानाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होता है। तो गलती से कभी आपको दिक्कत आ जाए एसिडिक स्ट्रेंथ में तो तुरंत स्विच कर जाना बॉइलिंग पॉइंट से। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसी का ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। और इन दोनों का कारण क्या होता है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या देखने को मिलता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग।
क्या देखने को मिलता है? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, हाँ कि ना? यस, दोनों का ही कारण ये सेम रहता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इसको दो तरीके से ठेस पहुंचाता है, एक इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, एक इसके बॉइलिंग पॉइंट को भी कम कर देता है। किसके केस में? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में। इसीलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने की वजह से हम इनको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है चैप्टर फिनोल एनसीईआरटी। क्लियर? पहले इतना लिखिए, फिर ये बात भी लिखेंगे, क्योंकि हमें एनसीईआरटी को कैसे ना कैसे करके कंप्लीटली कवर करना है। कुछ भी आ सकता है भाई एनसीईआरटी से, कुछ भी। जब वो इटार्ड रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछ सकता है ना, तो कुछ पूछ सकता है, तो फिर कुछ भी पूछ सकता है। उसने बोला है मैंने एनसीईआरटी में लिखा है, अब मैं कुछ भी पूछूं, तुम्हें पता होना चाहिए। लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आपको दिखाई देने लगेगी जब स्टार्ट होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, कि एक एक लाइन कितनी गंभीर है। हाँ, बहुत खतरनाक तरीके पर लिखा गया है। सुलटा दिया क्या? लिखिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल can be separated by steam distillation. Orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated by steam distillation. ब्रैकेट में लिखिए ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ब्रैकेट में लिखिए ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। स्टीम डिस्टिलेशन से हम क्यों सेपरेट कर पाते हैं? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? डिफरेंस। ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ये पहला क्वेश्चन था। कहां से? फिनोल से। आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने शायद हैलोजन को लेकर आपके सामने कुछ बातें की होंगी। क्या बातें की थी बताओ जरा? कुछ नहीं बताया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर हैलोजन बेंजीन पर लगा हुआ है, सेम हैलोजन, तो आपको केवल और केवल क्या देखना है? बस यही तो था मुद्दे की बात। खतरनाक पॉइंट है ये। क्या है? खतरनाक पॉइंट। आपकी जिंदगी के बहुत सारे दुख दर्द दूर कर देगा ये पॉइंट, वरना फिर पी के चिल्लाते रहोगे। पीके का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पीके बेस्ड कितने भी क्वेश्चंस कर लीजिए, फाइनली अगर वो क्वेश्चन आ भी गया, नहीं बनेगा आपसे। पीके वैल्यू सभी के पास है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें तो थ्योरेटिकली कंपेयर करना आना चाहिए।
लीजिए। You have to compare the acidic strength. पहले आप अपना आंसर निकालेंगे जल्दी से, फिर हम बात करेंगे। सुलटा दिया क्या? अब तो सुलटा दिया होगा। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 2 2 2 4 3 1। ये कितने लोगों का आंसर आया है? गलत है। मेरी बात समझ में नहीं आती है तुम्हें? पी के वैल्यू याद करने का चाव चढ़ा हुआ है तुम्हें। सबसे ज्यादा सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, और उसके बाद क्या बोला था? अगर हेलोजन बेंजीन पर है तो उसका आई देख और आंसर दे। वॉट एवर इज द रीजन, आपको ये ट्रिक बताई गई और सुपर ट्रिक है, कहीं फेल नहीं होगी ये, कहीं मतलब कहीं। अगर एक ही हेलोजन अलग अलग पोजीशन पर लगा कर दिया हुआ है तो अब आप बोलोगे क्या सर यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? यस यहां है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें आंसर देना है तो आई देख कर देना है। हमारा आंसर हमेशा पी के वैल्यू से मैच करेगा। क्लियर? बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता है? 2 3 4 और ये हमारे सामने 1। बताइए हमने क्या देखा? केवल और केवल माइनस आई, और माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या देखना है? माइनस आई। हमें कोई लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी होगी कोई मतलब नहीं है। हमारी ट्रिक क्या है? शानदार। इवन बेंजोइक एसिड में भी काम करेगी, जहां ऑर्थो इफेक्ट को भी ये खतरनाक तरीके से एक्सप्लेन करके निकलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात हैं? बताइए कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस आर। बताइए कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आर। बताइए कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस एच। बताइए कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई। बताइए कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। बताइए कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। सबसे ज्यादा एसिडिक बताइए कौन सा होना चाहिए? सेकेंड। अगर सेकेंड में माइनस आर से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी है तो फिर थर्ड में प्लस आर से एसिडिक स्ट्रेंथ घटनी चाहिए। थर्ड सबसे पीछे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यस। एक ही ऑप्शन में सेकेंड सबसे आगे, थर्ड सबसे पीछे, टिक मार के निकल लीजिए, क्योंकि आर या तो इस पार या उस पार, बीच में नहीं छोड़ता यार। क्लियर? उसके बाद बताइए माइनस वाले और है क्या? यस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इन दोनों में से 6 माइनस आई इसका ज्यादा होता है। फिर कौन सा आएगा? 7। हाँ या ना? यस। ये देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। क्लियर? और बताइए क्या ख्याल आता है? फिर तो खुद कौन आएगा? फर्स्ट। आप बताइए डोनेटिंग भी लगे हुए हैं क्या? यस। डोनेटिंग में पहले तो ये बर्बाद करेगा प्लस एच, करेगा कि नहीं करेगा? यस। तो फिर हमारे सामने नंबर कौन सा आएगा? 4। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 5। यहां पर कौन है? प्लस एच। और यहां पर कौन है? प्लस आई। ये देख लीजिए, ये हमारे सामने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में क्या ख्यालात हैं? किस किस, फर्स्ट की ज्यादा या सेकंड? कितने लोगों का मानना है फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड? ये बिल्कुल गलत है। सेकंड ज्यादा एसिडिक है फर्स्ट से, ये कितने लोगों का मानना है? अबे ये सही है, मैं यही चेक करना चाह रहा था, वरना दोबारा हाथ उठाते ही नहीं है। अबे
सारा मामला SIR रुक रुक के आ रहा है। यहां पर NO2 की और तो पोजीशन पर, बल्कि ग्रुप केवल क्या लगाएगा, ओनली -I, और यहां पर क्या लगाएगा, -R। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तुमने क्या दिमाग लगाया कि यहां ऑर्थो पर है, +H ज्यादा लग रहा है, ये मेटा पर चले गए, पहले H देखेगा कि R। आगे बात समझ में? मैं चाहता तो SIR में सारे क्वेश्चन करवा सकता था, लेकिन मजा नहीं आता, तब तुम्हें तरोताजा होता, सब बातें याद आ जाती, अब रह रहकर याद आ रही है। क्लियर? तो इस केस में फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकेंड। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि आपने उस क्वेश्चन को किया है, अगर नहीं किया है तो बहुत सारे लोगों को गहरा झटका लग सकता है। दिक्कत क्या है कि आपको सही तरीके से चीजें समझ में आती नहीं। ये हमारे सामने है फिनोल, फिर मैंने इसी फिनोल की पैरा पोजीशन पर ग्रुप लगा दिया है COOH। बताइए इसका कैसा इफेक्ट लगेगा, +R या -R? -R। फिर मैंने अगर अपन बात करें इसी की ही पैरा पोजीशन पर, इसी की ही पैरा पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा दिया है, SO3H। ओहो, SO3H का -R कंपैरिजन करवाया था कि नहीं करवाया था? नहीं करवाया होगा। SO3H को थोड़ी लिया होगा, 2-3 ऑर्डर लिखे थे -R में, तो कोई नहीं, मुझे पता है तुम हैंडल कर लोगे। फिर अगर अपन बात करें OH, और यहां पर आपने क्या लगा रखा है, NO2। NO2 का तो -R सबसे ज्यादा होता ही होता है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, तो आपको बताना है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। व्हाट शुड बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एसिड्स? क्या आंसर आना चाहिए? 3, 4, 2, 1। चलिए, कितने लोगों का यह आंसर आ चुका है? गलत है सर, हमारी क्या दिक्कत, आपकी दिक्कत, आपने -R का कंपैरिजन नहीं करवाया, हमें नहीं पता चल रहा कहां -R ज्यादा लगेगा, कि बताया ही नहीं कहीं आपने SO3 को मैं कहां रखूं, NO2 को तो आपने बोल दिया सबसे ज्यादा। अबे यहां -R की जरूरत नहीं है, दिमाग से पैदल इंसानों, -R की जरूरत ही, मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं, मैं जानबूझकर बोल रहा था ताकि तुम्हारा दिमाग वहां चले कि भाई इसका -R ज्यादा या इसका। अगर मैं आपसे कॉन्जुगेट एसिड पूछता हूं या कॉन्जुगेट बेस पूछता हूं, तो आपको पहले वो पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना, एक एसिड के कॉन्जुगेट बेस कितने होते हैं, पहले ये बता। एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कितना होगा, पहले ये बता मुझे। एक होगा कि नहीं होगा? अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। आगे बात समझ में? तो पहले ये देखो कि कंपाउंड H+ दे कहां से रहा है। ये वाला जो H हमारे सामने है, ये मोर एसिडिक है। ये हमारे सामने H कैसा है, मोर एसिडिक, क्योंकि ये तो बन गया फिनोल, और ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 इक्विवेलेंट आरस बनी थी, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। तो अगर गलती से इसका कॉन्जुगेट बेस हमसे पूछ लिया जाए भाई लोगों, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा। हम क्या कर रहे हैं, अलग ही तरीके से चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि पहले H निकलेगा कहां से, H यहां से निकलेगा। दिस विल बी द कॉन्जुगेट बेस। यू गॉट द पॉइंट? तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड है, और ये दोनों क्या हैं, फिनोल्स। तो फिनोल का फिनोल से कंपैरिजन करने का, फिनोल का फिनोल से कंपैरिजन करने का, क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? गौर से सुन लेना, वरना पता ही नहीं चलता, दना दन फ्लो में सुलट जाते हैं हम। अगली बार ये कॉन्जुगेट बेस पूछ लेगा, या 1 मोल ऑफ क्या दे देगा, बेस पूछेगा, बताओ कौन H पहले हटेगा। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन सबसे पहले रिमूव होता है, ये हमारे सामने दिया हुआ है। आप बताइए, यहां पर भी आपके सामने एक एसिडिक हाइड्रोजन ये है और एक एसिडिक हाइड्रोजन ये है, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, नीचे वाला। ये हमारे सामने क्या है, मोर एसिडिक H। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो अगर आपको यहां से H हटाना पड़ जाए, तो वो नहीं हटाओगे, ये हटाओगे कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा H देखकर एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। हमें कौन सा H देखना है, ये वाला। अब सोचो, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन से होते हैं, सल्फोनिक एसिड्स, 3 इक्विवेलेंट आरस थी, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा, थर्ड। फिर कौन आते हैं, कार्बोक्सिलिक, फिर कौन सा रहेगा, सेकंड। अब 2 फिनोल, फिनोल में आप R से कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां पर NO2 का कैसा इफेक्ट लगेगा, -R। तो फिनोल से ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, पैरानाइट्रोफिनोल।
फिर आ जाएगा फोर्थ और फिर आ जाएगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन धोखा दे जाएगा अगर आ गया तो ध्यान रखना। ये क्वेश्चन क्या दे जाएगा? धोखा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम सुलट जाते हैं, हम गलत जगह से H प्लस हटा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? गलत जगह से। कल आपसे पूछ सकता है कि किसका कॉन्जुगेट बेस सही बनाया गया है और किसका सही नहीं बनाया गया है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कंपाउंड में मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को पहले हटाया जाता है। क्लियर? किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस एक ही बनता है और आपको सबसे ज्यादा एसिडिक एच हटाना पड़ेगा, वरना फाइल सुलटती हुई नजर आएगी। सुलटा दिया है क्या? इसमें बस एक ध्यान रखिएगा, पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है? ज्यादा एसिडिक। पिक्रिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो गजब का ही है। पिक्रिक एसिड भी होता है इनफैक्ट। और अगर अपन बात करना चाहें तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल भी होता है नॉर्मल वालों से। इसका भी एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, लेकिन अपना मेन फोकस किस पर होना चाहिए? पिक्रिक पर। ये पीके बेस्ड हमारे सामने चलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को ये दोनों ओवरटेक कर जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को ये दोनों ओवरटेक कर जाते हैं भाई, क्योंकि दो दो NO2 भयंकर -R लगाने लगते हैं। आप इसको थ्योरेटिकली भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बताइए, इसमें कितने ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? इसमें कितने ऑक्सीजन पर जाएगा? 1 2 3। यहां पर कितने पे जाएगा? 1 2 3 4। याद भी रख सकते हो। तो NO2 का -R यहां कमाल का काम करने लगता है और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। नॉर्मली आपको ये तो पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद AIPMT ने पूछ लिया है और ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा बेंजोइक एसिड में। किसमें? बेंजोइक एसिड में। और बेंजोइक एसिड में भी आपको स्टार्टिंग में आंसर बिल्कुल फिनोल की तरह देने हैं। किसकी तरह देने हैं? फिनोल की तरह। फिर हमें एक झटका लगेगा, फिर हम पलटेंगे और सही आंसर्स देंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ substituted benzoic acids, substituted benzoic acids, यानी कि बेंजोइक एसिड की अलग अलग पोजीशन पर अगर हमारे सामने अलग अलग ग्रुप लगा दिए जाए तो फिर हम किस प्रकार से बातें करेंगे। लीजिए, कुछ क्वेश्चंस अपने पास हैं, हम उनको सुलटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पिक्रिक एसिड तो मुद्दे की बात आपको याद होना चाहिए। पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या छोड़ जाता है? पीछे। लीजिए, पहला क्वेश्चन इसमें भी आ चुका है, और भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे। बेंजोइक एसिड खुद, फिर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर हम ग्रुप लगाएंगे। और हमने कहां पर लगाया? सबसे पहले पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन पर हमने Cl इंट्रोड्यूस कर दिया है। फिर अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से, ये हमारे सामने है। इसी की पैरा पोजीशन पर हमने OMe का इंट्रोडक्शन कर दिया है। बहुत बढ़िया, ये थर्ड ऑप्शन हमारे सामने बच गया है। फिर इसी की ही पैरा पोजीशन के ऊपर, इसी की ही पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 को इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा है, और भी अच्छा है। नंबर फोर्थ ऑप्शन, फिर हमने इसी की ही मेटा पोजीशन पर किसको इंट्रोड्यूस कर दिया है? Cl को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। आलतू फालतू के अगर बातें दिमाग में नहीं लाओगे तो विदाउट एनी कंफ्यूजन निकल लोगे, और अगर फालतू में खोपड़ा खराब किया तो बेटा फिर PKA रटते फिरोगे। और मैं जब तक पढ़ाऊंगा एक भी PKA वैल्यू आपको लिखने नहीं दूंगा, कहीं नहीं लिखने दूंगा। थियोरेटिकली आप इजीली कंपेयर करते हुए निकलेंगे हर क्वेश्चन को। अभी तक कहीं पर PKA वैल्यू लिखी है क्या? कहीं नहीं लिखी है, और जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें PKA वैल्यू की, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में PKA वैल्यू की कोई जरूरत महसूस तक नहीं होती हमें। और वैसे PKA बेस्ड आप कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन जितनों की याद होगी वही कर पाएंगे, और उसके अलावा आ गए तो टाइम बोल जाएंगे, फिर क्या मतलब है।
चलिए पहले इन सवालों का जवाब देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसे हम कौन सा एसिड बोलते हैं? बेंजोइक। और इसे कौन सा एसिड बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। हालांकि इसके अंदर एसिड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। इवन आप इसमें बेंजोइक एसिड पर भी NO2 लगा दोगे ना, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, आगे निकलेगा ये। खतरनाक एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इसकी। सुलटा दिए हो क्या, या खुद ही सुलट गए हो? इसमें बताइए सबसे ज्यादा कौन सा होगा? अगर ए के ऑप्शन में 4 सबसे आगे है और थर्ड सबसे पीछे है, तो टिक मार लीजिए, निकल लीजिए। ये -R, ये +R, R इस पार उस पार, बीच में नहीं छोड़ता है R। लेकिन इतने भाग्यशाली आप नहीं होंगे, आप भी जानते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए और कहां कहां पर है। फिर कौन सा आना चाहिए? 6। फिर आएगा हमारे सामने 6। फिर कौन सा आएगा? फिर हमारे सामने आएगा 5। फिर हमारे सामने कौन सा आएगा? 2। फिर हमारे सामने कौन सा आएगा? 1। और फिर कौन सा आएगा? थर्ड। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आपने दिया है, बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपने दिया है। किसी को दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं होनी चाहिए। अगर हेलोजन में -I के अलावा कुछ सोचा तो तुम्हारी फाइल सुलटेगी, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। क्लियर? कोई बचा ही नहीं सकता। यहां पर इसका हमने क्या देखा है? -I। यहां पर कैसा लगेगा? +R। यहां पर कैसा लगेगा? -R। क्या देखा है? -I। क्या देखा है? -I। 1 मिनट दिमाग पर जोर डाल के सोचना कैसे कंपैरिजन करना है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि सर यहाँ -R लगा दिया तो हेलोजन ने, कुछ नहीं सोचना है। क्या सोचना है? आई। अब सुनो, अगर मैं आपसे कंपैरिजन करवाना चाहूं इसमें और इसमें, आप तो बताओ 5 और 6 में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? 5 और 6 में 6 की ज्यादा होगी। अब आप बताओ, जब ये इससे ज्यादा एसिडिक है और इन दोनों में अगर अपन कंपैरिजन करें सेकंड और फिफ्थ में, कौन ज्यादा होगा? फिफ्थ, क्योंकि यहां से -I क्या लगेगा? ज्यादा। आ गया कि नहीं आ गया? तो और कुछ नहीं सोचना है, हेलोजन के अलावा -I के अलावा दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, वरना क्वेश्चन गड़बड़ होने लगेंगे। फिर पी के ए रटते फिरोगे, और PKA बेस्ड नहीं आते हैं क्वेश्चंस, समझिए इस बात को। जेई ने एक बार क्वेश्चन पूछा था जिसके बेसिस पर PK लिखवाए जाने लगे हैं, उसने बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था, बताऊंगा मैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता है? कैसा इफेक्ट लगेगा? +H। कैसा इफेक्ट लगेगा? -R। कैसा इफेक्ट लगेगा? +R। कैसा इफेक्ट लगेगा? +R। हाँ या ना? बताइए व्हाट शुड बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर? सबसे आगे कौन सा आएगा? थर्ड। और सबसे पीछे कौन सा जाना चाहिए? आप बताओ कौन सा जाएगा? 4 या 5? OH का +R ज्यादा होता है, किससे? OMe से। उसको अप्लाई भी तो करो कहीं। तो सबसे पीछे हमारे सामने कौन सा रहेगा? 4। 4 से आगे कौन सा रहेगा? 5th। क्लियर? उसके बाद कौन रहेगा यहाँ पर हमारे सामने? सेकंड। और इसके बाद कौन सा रहेगा? फर्स्ट। हाँ या ना? यस। सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा ये, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये, और फिर आएगा ये। OH और OR में से OH का +R इफेक्ट ज्यादा होता है, आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नो डाउट पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। बात कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ेंगे। आंसर देंगे, जो हम सोच रहे थे वैसा आंसर देंगे, बट वैसा आंसर फिर हमारा मैच नहीं करेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मान लीजिए ये हमारे सामने दिया हुआ है बेंजोइक एसिड। क्या दिया हुआ है? बेंजोइक एसिड। देखिए पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट के अंदर जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो फिर मजे वाली बात नहीं रहेगी। ये हमारे सामने बेंजोइक एसिड है, इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हमने CH3 ग्रुप लगा दिया है। ओके, फिर हमने क्या किया कि इसकी कौन सी पोजीशन के ऊपर, इसी की ही हमने मेटा पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा दिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इसी की ही पैरा पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा दिया है? CH3 ग्रुप लगा दिया है।
ओके, मतलब अब एक ही ग्रुप अलग अलग जगह पर पोजीशन बदल कर आने लग गया है। क्लियर? तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले आप वैसा ही आंसर देंगे, जैसा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जैक्टली पहले आपको वैसा ही आंसर देना है। हम यहां से क्या देख रहे थे, प्लस एच, और साथ में क्या लगाएगा, प्लस आई। दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, बर्बाद। यहां से क्या लगाएगा, प्लस आई, यहां से क्या लगाएगा, प्लस एच, और यहां नील बटे सन्नाटा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए था, फर्स्ट। फिर कौन सा होना चाहिए था, थर्ड। फिर कौन सा होना चाहिए था, फोर्थ, क्योंकि इसमें प्लस एच दोनों में बराबर है, इसमें प्लस आई एडिशनल है। क्लियर? और फिर कौन सा होना चाहिए था, सेकंड। ये हमने थ्योरेटिकली सोचा था, क्या किया था, ये हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर पीके वैल्यू से मैच नहीं किया। ये आंसर पीके ए वैल्यू से मैच नहीं किया। पीके ए वैल्यू कुछ और ही खेला खेल रही थी। बस इतना सा फर्क आया कि जिसे हम सबसे कम एसिडिक कह रहे थे वो सबसे ज्यादा निकला, यानी कि सबसे आगे कौन सा मिला, सेकंड। फिर कौन सा मिला, फर्स्ट। फिर कौन सा मिला, थर्ड। और फिर कौन सा मिला, फोर्थ। यानी कि इसका सही आंसर ये है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो आंसर गलत निकला। पीके ए वैल्यू को मैच नहीं कर पाया वो आंसर जो हमने थ्योरेटिकली निकाला। इसका मतलब इसमें खेला कुछ अलग है, और यहीं से इंट्रोडक्शन होता है ऑर्थो इफेक्ट का। किसका इंट्रोडक्शन होता है, ऑर्थो इफेक्ट। भाई जिसने भी ऑर्थो इफेक्ट दिया ना, यकीन मानिए कमाल की चीज बताई। क्या बताई, कमाल की चीज। वरना जिंदगी भर पी के ए रट रट के मर जाते आप। उसने इतनी शानदार बात बताई, बहुत बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करके बताया। और ऑर्थो इफेक्ट यानी कि कौन सी पोजीशन की वजह से लगता है, ऑर्थो पोजीशन की वजह से लगता है। ऑर्थो इफेक्ट की डेफिनेशन तक हम नहीं जानते हैं, बस ऑर्थो इफेक्ट लिख लेते हैं, एक ट्रेंड फॉलो कर देते हैं और क्वेश्चंस बनाने लगते हैं। ऑर्थो इफेक्ट बहुत ही कमाल की चीज है। क्या है, बहुत ही कमाल की चीज है। हमें बहुत सारे क्वेश्चन से बचा लेता है ऑर्थो इफेक्ट, वरना बिना पी के ए के आप आगे ही नहीं बढ़ पाते। ऑर्थो इफेक्ट बोलता है व्हाट एवर इज द एक्सप्लेनेशन, लेकिन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। एक्सप्लेनेशन बदलती रहेगी, बट आंसर आपके ऐसे ही आते रहेंगे। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे ऑर्थो इफेक्ट। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे ऑर्थो इफेक्ट। लिखिए इसके बारे में बहुत ही शानदार बात मैं आपको बताने वाला हूं। किसके बारे में, ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। लिखिए, दिस इज ए स्पेशल इफेक्ट शोन बाय, दिस इज ए स्पेशल इफेक्ट, दिस इज ए स्पेशल इफेक्ट किसी क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई क्या अपने आंसर में, किसमें, फिर आग से बताते क्यों नहीं हो, ऑनलाइन वाले बता रहे हैं, इसी में ही क्या, फिनोल वाले में क्या था, क्या हो गया, लिखने में करेक्शन हो गया क्या, 4-5 उल्टा हो गया क्या, फिनोल वाले में क्वेश्चन नंबर 4 में, ओके। तो फिनोल वाले में क्वेश्चन नंबर 4 में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, एक बार आप करेक्ट कर लेंगे। सबसे ज्यादा अगर अपन बात करना चाहें तो एसिडिक हमारे सामने कौन सा रहेगा, सेकंड, बिल्कुल सही। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन सा रहेगा, 6। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन सा रहेगा, 7, बिल्कुल सही है। फिर हमारे सामने कौन सा रहेगा, फर्स्ट। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन सा आने वाला है, 5। फिर अगर अपन बात करें तो कौन सा आने वाला है, 4। और फिर अगर अपन बात करें तो कौन सा आने वाला है, थर्ड। क्लियर? तो राक्षसों मिस्टेक होती है तो बता दिया करो। ऑनलाइन वालों को तो मैंने देख लिया उधर पगला गए हैं कि सर हमें भी सुन लो, कहीं हमारा ही गलत हो जाए। चलिए वो करेक्शन था, सही कर दिया गया है भाई, ठीक है। चलिए अब हम ऑर्थो इफेक्ट की डेफिनेशन पर आ गए हैं, यही बचा लेते हैं। तुम तो चलने तो ठीक है, बढ़िया ऑनलाइन बेइज्जती हो रही है। दिस इज ए स्पेशल इफेक्ट शोन बाय ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स। दिस इज ए स्पेशल इफेक्ट शोन बाय ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स। दिस इज ए स्पेशल इफेक्ट शोन बाय ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स। कौन दिखाते हैं ये, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स। बट इट इज नॉट नेसेसरीली
just a steric effect, but it is not necessarily just a steric effect. ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि ये इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन से लगने वाला इफेक्ट है, क्लियर, बट ये नेसेसरीली एक स्टेरिक इफेक्ट नहीं है, मतलब ये केवल एसआईआर की वजह से नहीं लगता है। कभी आपको लगे कि ऑर्थो इफेक्ट एसआईआर की वजह से लगता है, नहीं, साफ लिखवाया मैंने, इट इज नॉट नेसेसरीली जस्ट ए स्टेरिक इफेक्ट, यानी कि ऑर्थो इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन केवल एसआईआर नहीं होती है, एसआईआर वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन होती है। एक्सप्लेनेशंस बदलती रहेंगी लेकिन आंसर सेम आते रहेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोलर टाइप, समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोलर टाइप, irrespective of the polar type, nearly all ortho substituted, irrespective of the polar type, nearly all ortho substituted benzoic acids, irrespective of the polar type, nearly all ortho substituted benzoic acids are stronger acid than benzoic acid, are stronger acid than benzoic acid. Irrespective of the polar type, nearly all ortho substituted benzoic acids, nearly all ortho substituted benzoic acids are more acidic than benzoic acid. यानी कि एक में तो ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगा दो बेंजोइक एसिड में और एक सिंपल बेंजोइक एसिड हो, तो ऑर्थो वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोलर टाइप का मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर उस ग्रुप का नेचर नहीं देखना है कि डोनेटिंग है या विड्रॉइंग, वो ग्रुप ऑर्थो पर है इतना ही काफी है, वो ग्रुप ऑर्थो पर है इतना ही काफी है। अब आप समझना, अभी तक आपने फॉर्मिक एसिटिक और बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हल्के में लिया है क्योंकि आपने फिनाइल ग्रुप का प्लस आर नहीं देखा था। अब आपको फिनाइल ग्रुप का प्लस आर यहां पर देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये हमारे सामने है बेंजोइक एसिड, देखिए SIR इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, SIR इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, SIR is not only the explanation, ऑर्थो इफेक्ट का SIR एक एक्सप्लेनेशन है, ओनली एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी कि ऑर्थो इफेक्ट कई बार SIR की वजह से भी लगता है और कई बार SIR नहीं होता है फिर भी ऑर्थो इफेक्ट काम करता है, क्लियर। ये पोजीशन की वजह से लगने वाला इफेक्ट है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या यहां पर ये लोन पेयर डिलोकलाइज होगा? यस, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। यहां पर रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर लोन पेयर यहां पर रेजोनेंस करता है, लोन पेयर यहां पर क्या करता है, रेजोनेंस, तो इस लोन पेयर के रेजोनेंस करने से यहां से H+ का निकलना क्या हो जाएगा, आसान होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जिस ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो आप जानते हैं ऑक्सीजन का EN बढ़ चुका है और यहां से अब ये खटैक से क्या रिलीज कर सकता है, H+, हाँ या ना? तो जहां पर ऑक्सीजन का ही लोन पेयर अगर रेजोनेंस करता इस CO ग्रुप के साथ तो यहां से H+ का निकलना क्या हो जाता, आसान। क्या हो जाता, आसान, हाँ या ना? यस। लेकिन काश ऐसा होता, ऐसा होगा नहीं, ऐसा हमेशा होगा नहीं, क्योंकि जो आपका CO बॉन्ड है ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, ये लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस करेगा और ये बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस करेगा। ये देखिए बेंजीन इसके साथ रेजोनेंस करेगा, ये बेंजीन पर कैसा इफेक्ट लगाता है, -R। कैसा इफेक्ट लगाता है, -R। अगर इसने बेंजीन के साथ रेजोनेंस किया तो आप जानते हैं, अगर इसने बेंजीन के साथ रेजोनेंस किया तो यहां कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यहां पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस बार बेचारा जो लोन पेयर है वो मुंह ताकता रह जाएगा। बताइए बेंजीन ने यहां पर कैसा इफेक्ट लगाया है, +R। नो डाउट बेंजीन ने +R इफेक्ट लगाया है। तो बेंजीन के +R के लगने से बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए, घटनी चाहिए। अगर मैं बेंजीन का +R लगने से रोक दूं तो आप बताइए वो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन इसमें रेजोनेंस करके इस लोन पेयर का रेजोनेंस कम कर रहा है। अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा बनेगी, यानी कि लोन पेयर को जितना ज्यादा रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा, वहां से H+ का निकलना आसान रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सर जैसे तैसे करके इस बेंजीन को इसके साथ रेजोनेंस करने से रोक लीजिए, बेंजीन को इसके साथ रेजोनेंस करने से रोक लीजिए, और इसको रोका जा सकता है। बेंजीन को इसके साथ रेजोनेंस करने से रोका जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको ये SIR से एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन SIR इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, SIR इज नॉट द
ओनली एक्सप्लेनेशन। ऑर्थो इफेक्ट का SIR एक एक्सप्लेनेशन होता है। हर जगह SIR काम करे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जहां काम करेगा वहां पर आपको बिंदास आंसर देने हैं। मैंने इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या टिका दिए हैं? मिथाइल ग्रुप्स। और आप जानते हैं मिथाइल ग्रुप्स कैसे होते हैं? बल्कि। मिथाइल ग्रुप्स कैसे होते हैं? बल्कि। हाँ या ना? यस। तो मिथाइल ग्रुप के टिकने से आज इसको घूमना ही पड़ेगा। इट विल गोज आउट ऑफ प्लेन। अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, और हम भी यही चाहते थे। अब देखो वो क्या कहता है कि ऑर्थो पर जो ग्रुप लगा दिए हैं ना तुमने, अब उनका नेचर मत देखना, वो डोनेटिंग है या विड्रॉइंग, वो ऑर्थो पर है, यही काफी है। क्योंकि उसने वो खेला कर दिया, बेंजीन का रेजोनेंस कट कर दिया। बेंजीन का क्या कर दिया? रेजोनेंस कट कर दिया। अब ये भले यहां पर नेगेटिव बना दे, लेकिन वो नेगेटिव आगे रेजोनेंस नहीं कर पाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मान लीजिए इसने हाइपर कॉन्जुगेशन से यहां क्या बना दिया? नेगेटिव। क्या वो नेगेटिव और CO रेजोनेंस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि CO घूम चुका है, आउट ऑफ प्लेन जा चुका है। तो आइदर दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग, डजंट मैटर, ये ऑर्थो पर है, यही काफी है। इसका +R -R +H -H कुछ नहीं देखा जाएगा, बस ये ऑर्थो पर है, यही देखा जाएगा। अब आप जानते हैं अगर यहां पर हमारे सामने रेजोनेंस हुआ, देन दिस विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। हाँ या ना? यस। और आप जान सकते हैं कि यहां केवल और केवल कौन रेजोनेंस करेगा? लोन पेयर। केवल और केवल कौन रेजोनेंस करेगा? लोन पेयर। हमेशा यहां केवल लोन पेयर का ही रेजोनेंस होगा। तो बताइए यहां से H+ का निकलना आसान होगा कि नहीं होगा? यस। यहां से H+ का निकलना क्या होगा? आसान। कल JKY सर क्लास लेंगे तो क्या मॉड्यूल लेकर आना है? मतलब नोटबुक उनका जो भी मटेरियल है वो लेके आना। 10 से 15 मिनट की क्लास वो लेंगे, मेरी क्लास के बाद 4th क्लास में ले लेंगे, आखिर में कुछ टाइम उनको दिया जाएगा। चलिए अब वापस आते हैं लौट कर। आप बताइए ये हमारे सामने होगा कि नहीं होगा? तो यहां से H+ का निकलना क्या हो जाएगा? आसान। H+ का निकलना क्या हो जाएगा? आसान। अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो बड़ी आसानी से आप जानते हैं क्या निकल कर आएगा? H+। लोन पेयर ही रेजोनेंस करेगा यहां पर। अगर लोन पेयर ने ही रेजोनेंस किया तो यहां से H+ निकलेगा। ये तो पहला काम, ध्यान से सुनना। ऑर्थो पर इस ग्रुप ने आकर आपका पहला काम किया, क्या किया? क्या कि केवल लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं दिया, जिससे H+ के निकलने में क्या हुई? आसानी। पहला काम। दूसरा काम अब ये सोने पर सुहागा करेगा, क्या कि अगर ये ग्रुप नहीं होते तो ये जो बेंजीन है ना, ये कॉन्जुगेट बेस को भी डिस्टेबलाइज करता। कैसे? ये देखिए, आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ ये कॉन्जुगेट बेस बना कि नहीं बना? अब बताइए इस CO बॉन्ड के साथ कौन कौन रेजोनेंस करेगा? इस CO बॉन्ड के साथ क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा? यस। अगर ये नेगेटिव रेजोनेंस करता, केवल नेगेटिव करता, तो आप जानते हैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होती? ज्यादा। लेकिन ये बीच में कौन मामला गड़बड़ करेगा? बेंजीन। अगर बेंजीन ने भी इसके साथ रेजोनेंस करने की कोशिश की तो आप अच्छे से समझते हैं नेगेटिव का डिलोकलाइजेशन क्या हो जाएगा? कम। और इस बार नेगेटिव को क्रॉस से नुकसान हुआ है। इस बार नेगेटिव को क्या हुआ है? क्रॉस से नुकसान। दो तरीके से दिक्कत दे रही है बेंजीन। पहले H+ के निकलने में दिक्कत दी, बाद में कॉन्जुगेट बेस को भी स्टेबलाइज नहीं होने दे रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस के अंदर खलल डाल रहा है। आप जान रहे हैं अगर ये रेजोनेंस नहीं करता तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनती? इक्विवेलेंट। लेकिन ये जब जब बीच में रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव को लोकलाइज होना पड़ेगा कुछ देर के लिए, है कि नहीं है? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आप बताइए क्या बेंजीन इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है? नहीं। केवल और केवल कौन रेजोनेंस करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो बताइए इस एल्काइल ग्रुप ने ऑर्थो पोजीशन पर आकर हमारे लिए सोने पर सुहागे का काम किया है कि नहीं किया है? पहला काम इसने कि लोन पेयर का ही क्या होने दिया? रेजोनेंस। दूसरा काम इसने जो कॉन्जुगेट बेस बना है उसके अंदर क्या आने दी? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। उसमें बेंजीन को रेजोनेंस करने से रोक लिया। वरना सोचो अगर इस CO बॉन्ड के साथ बेंजीन रेजोनेंस करता तो नेगेटिव का रेजोनेंस क्या हो जाता? कम। अगर नेगेटिव का रेजोनेंस कम होता तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। यही लिखवाया गया है। सेकंड पैराग्राफ वापस से पढ़ो। इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोलर टाइप, कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, उससे आपको कुछ नहीं लेना है, बस ये ग्रुप ऑर्थो पर है, यही काफी है। ये ग्रुप ऑर्थो पर है, यही काफी है। अब ध्यान से सुनना, अगर अगर ऑर्थो इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन SIR है, अगर ऑर्थो इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन SIR है, तो फिर इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि इस ग्रुप की बल्कीनेस कितनी है। ये ग्रुप जितने ज्यादा बल्कि होते जाएंगे SIR उतना ज्यादा, और एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। अगर SIR की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो, लेकिन SIR इज वन ऑफ द रीजन, SIR इज नॉट द ओनली रीजन।
SIR ही केवल रीजन नहीं है, मतलब कुछ और भी एक्सप्लेनेशंस आएंगी क्या? क्या यस, कुछ और एक्सप्लेनेशंस भी आएंगी, पहले इतना छापिए फिर आगे बढ़ेंगे। बेंजीन प्लस हार लगाकर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा। एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है? कौन है? अब क्वेश्चन का लोचा समझ में आया? बड़े हल्के में कर जाते हैं अपन। MTR, PKA बेस्ड, क्योंकि जिस क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगेगा उसको सिंपली अपन PK बेस्ड कर देते हैं, और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन एम्स पूछ चुका है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन जेईई एडवांस भी पूछ चुका है। कब तक बचेंगे? कब तक बचेंगे? और जिसकी एक्सप्लेनेशन खुद एनसीईआरटी आपको दे रही हो, तब तो बचने का मतलब ही नहीं है। तब तो बचने का मतलब ही नहीं है। आप जानते हैं फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड को मैंने अभी भी होल्ड किया हुआ है। अगर मैं चाहता ना तो पहले ले जाता, बड़ी आसानी से समझा के निकल जाता, और आपको पता भी नहीं चलता और आपका आंसर भी याद हो जाता। लेकिन मेरा काम पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाना नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि उसके अंदर वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। सुलटा दिया है क्या? अब इसके एक्सप्लेनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका क्या आने वाला है? रिजल्ट। इसका रिजल्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। और देखना, जो बातें हमने हैलोजन को लेकर पहले बोली हैं, जो बातें हमने हैलोजन को लेकर पहले बोली हैं, वो आज भी वैलिड रहेगी। यानी कि अपन बात ऐसी बोलेंगे जो थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैलिड रहेगी। थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डे 1 से लेकर डे एंड तक, कहीं भी वो बात कंट्रोवर्सी में नहीं जाएगी। तुम भूल सकते हो, लेकिन बोली हुई बात मैं नहीं भूलूंगा, आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि ये बात देखिए हमने वहां बोली थी, आज भी क्या है? वैलिड है। क्या ऑर्थो इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन केवल एसआईआर है? नो, एसआईआर इज नॉट द ओनली एक्सप्लेनेशन, एसआईआर इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, एसआईआर इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन। अब देखिए हम ऑर्थो इफेक्ट को कैसे कंक्लूड करते हैं। ऑर्थो इफेक्ट की अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनना, ये मान लीजिए हमारे सामने क्या है? बेंजोइक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट किस में काम करता है? बेंजोइक एसिड में करता है। फिनोल में मत लगा देना, लिखो इसको ऊपर लाल पेन से, फिनोल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाना है। तुम फिनोल में भी लगाओगे, एनिलीन में भी मुझे जरूरत नहीं है, केवल बेंजोइक में लगाना। एनिलीन में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर एनिलीन में लगा दिया सारे आंसर उल्टे पुल्टे हो जाएंगे तुम्हारे, केपी वैल्यू से मैच नहीं करेंगे। ऑर्थो इफेक्ट केवल कहां लगाना है? बेंजोइक में। ऑर्थो इफेक्ट केवल कहां लगाना है? बेंजोइक एसिड के केस में लिखा गया है, आप देख लो खुद डेफिनेशन के अंदर। कभी फिनोल में भी चिपका दो इसको कि आधे में आपने बता दिया, आधे में हम लगा देंगे सर। ऑर्थो इफेक्ट सबसे पहले इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक ही ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगा है या दोनों पर।
अगर दोनों पर लगा है तो वो ऑर्थो इफेक्ट एक वाले से ज्यादा डोमिनेटिव रहेगा। यहां से बड़ी आसानी से आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब ये बोलता है पीछे एक्सप्लेनेशन मत ढूंढ, एक्सप्लेनेशन बदलेंगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, आंसर नहीं बदलेगा तेरा, एक्सप्लेनेशन बदलेंगी। बहुत शानदार काम किया है जिसने भी किया है, बचा लिया हमें, वरना पी के ए रट रट के हम क्या हो जाते पागल। बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन है जिस भी केमिस्ट ने बात की थी भाई, ये हमारे सामने है। बोलता है बाकी बाकी में जैसे तू कंपेयर करता आया है वैसे ही कंपेयर कर ले। मैं केवल ऑर्थो की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, ऑर्थो की बात कर रहा हूं। बाकी जैसे तू कंपेयर करता आया है वैसे ही कर ले, बस ऑर्थो में मेरी बात को सुन लेना। ध्यान से देखो, तुम क्या है फ्लो में हर जगह डिक्रीजिंग लगा दोगे। मैंने केवल 2 जगह डिक्रीजिंग लगाया है, मैंने इनमें कोई डिक्रीजिंग का साइन खुद से ही तुम चिपका दोगे, फिर बाहर आके मुझसे पूछोगे ये कैसे आया। यहां पर मैंने कोमा का इस्तेमाल किया है, डिक्रीजिंग का साइन नहीं लिखा है। मैंने ये बोला है कि ऑर्थो वाले इन ज्यादा रहेंगे इनसे। अब इनमें जैसे तुम यूजुअली देखते आए हो वैसे ही देखते रहना है। क्लियर? बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। हालांकि आपके मॉड्यूल में जितने भी एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस हैं वो अब आपसे बनने लग जाएंगे, बड़ी आसानी से आप उनको कर सकते